गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, उनका भी ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। और जहां आप अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने जहन का ख्याल रखना भी हमें ज़रूरी समझना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने पेट का ख्याल रखते हैं, खाने पीने में क्या चीज़ हमने बेहतर खानी है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जैसे हम हर चीज़ खा नहीं सकते हैं ना जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ के खाने और पीने का वक्त मुतय्यन होता है। और आप एक ही वक्त में सब कुछ ऊपर नीचे खाना शुरू कर दें तो क्या होता है, यकीनन हम सबका पेट ख़राब हो जाता है, पेट के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हमें अपने जहन का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सुनने वाली नहीं होती है और ना ही हर चीज़ देखने वाली होती है और ना ही हर चीज़ सोचने वाली होती है। और आप रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कुछ चीज़ें, फेसबुक, टिकटॉक और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देख रहे होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा होता है। लेकिन ये हम पे मुनहसर करता है कि आप वो देखना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये असल में ना आपकी जहन साजी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप वही कुछ देखें, वही कुछ सुनें जिसका आपके जहन के ऊपर कोई मनफी असर ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं ये एक बहुत गहरा असर छोड़ कर जाती हैं हमारे जहनों के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, और हम फिर उसी लूप में चलते जाते हैं, वही हम दोबारा सोचते रहते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो जहनी हालत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, आपकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जिस तरह हम अपने खाने पीने में एहतियात बरतते हैं, क्या खाना है, अच्छा खाना है, किस तरह का खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, इसी तरह हमें जनाब सोच समझकर चीज़ों को सोचना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। क्या हमने देखनी है, किस चीज़ को कितना अडॉप्ट करना है और कितना सुनना है, इस हवाले से भी हमें देखना चाहिए, ताकि हमारी जो ज़हनी हालत है, ज़हनी सेहत है, वो डिस्टर्ब ना हो, वो किसी वजह के बाइस जनाब ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किस तरह का कंटेंट आपने सोशल मीडिया पर देखना है। ये तो आज का पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया है। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, और आज हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के हवाले से, ओरल हेल्थ केयर के हवाले से। जनाब, अपने दांतों की देखभाल करना सिर्फ एक खूबसूरत मुस्कुराहट को बरकरार रखने से कहीं ज़्यादा है। ओरल हेल्थ का बराह रास्त जो ताल्लुक है वो किसी भी शख्स की मजमूई सेहत से होता है, और ओरल हेल्थ को नज़रअंदाज करना सेहत के संगीन नताइज यहाँ पे मौजूदा सेहत की हालतों को ख़राब करने का बायस भी बन सकता है, जैसे कि इससे दिल, गुर्दे वगैरह की सेहत भी मुतासर हो सकती है। ओरल हेल्थ की जब भी बात की जाती है ना, तो उनमें दांतों की खराबी, उनमें दर्द, मसूड़ों की सूजन और दांतों के गिरने समेत मुंह में दर्द रहना या फिर मुंह से बदबू का आना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती है। जबकि खतरनाक बीमारियों में मुंह का कैंसर सरे फहरिस्त है, और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में दुनिया भर में मुंह की बीमारियों के शिकार अफराद की तादाद जो है उसमें 1 अरब जो लोगों का इजाफा हुआ है। अगर अपने दांतों और मसूड़ों की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो ये सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का बाइस भी बन सकते हैं। तो दांतों और मसूड़ों की बीमारी से लेकर दिल की बीमारी और डायबिटीज़ तक मुंह की सेहत एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो सबसे वाज़े मसाइल जो है दांतों और मसूड़ों का बिगड़ना होते हैं। तो आपके दांतों और मसूड़ों की देखभाल में गलत तर्ज अमल कौन कौन से मसाइल का सबब बन सकते हैं, इस हवाले से आज हमने अपने एक्सपर्ट मेहमान से जाना है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बुशरा गिलानी मौजूद है, जनाब डेंटल सर्जन हैं, उनसे तमाम तर सवालात के जवाबात लेंगे। डॉक्टर बुशरा, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बुशरा, ओरल हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी है? जिस तरह हम अपनी वैसे हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इसी तरह ओरल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ओरल हेल्थ जो है वो सिस्टेमिक हेल्थ यानी कि आप की जर्नल हेल्थ से भी लिंक्ड है, ठीक है। तो इस लिहाज से ओरल हेल्थ जो है वो बहुत ही अहम है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आप मुख्तलिफ
किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, मतलब मुंह की किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर हम प्रॉपरली ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं? अगर आप नहीं रखते तो आपके मुंह से बदबू आ सकती है, आपके जो मसूड़ों से खून आ सकता है, ठीक है, आपको ठंडा गर्म महसूस हो सकता है, ठीक है, आपको मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिनका आपको इलाज करवाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द पैदा करती हैं। तो ये जो मसूड़ों से खून आना है ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला होता जा रहा है, बच्चों के मुंह से भी आ जाता है, बड़ों के मुंह से भी मसूड़ों से निकलता है खून। ये क्यों, रास्ता क्यों है, खून क्यों निकलता है? जी, सबसे ज़्यादा इसकी जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि हम लोग जो है हमारी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेजर्स नहीं है। अच्छा। यानी कि प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, ठीक है। हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली उनको एक तो ब्रशिंग टेक्निक का नहीं पता होता, ठीक है, हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है। अच्छा। दूसरा ये कि जल्दी जल्दी में सब लोग ब्रश करते हैं, 2 से 3 मिनट कोई ब्रश नहीं करता। तीसरी बात कि जैसी हमारी डाइटरी इनटेक है उसके लिहाज से हमें दिन में 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है, ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है उससे आपके गम से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ हार्मोनल कंडीशंस जैसे कि हामला ख़वातीन जो होती हैं उनमें हार्मोनल वेरिएशन होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लड कैंसर है, ठीक है, उसके अंदर ब्लीडिंग गम्स की जो है इंसिडेंस होता है। इस तरह बहुत सारी जो है कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके दांतों से खून आ सकता है। डिफरेंट जो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। जिस तरह आपने बताया डॉक्टर बुशरा कि हमें ब्रश टेक्निक्स नहीं पता है कि किस तरह हमें ब्रश करना चाहिए, हम फौरन से सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, दांतों को अच्छे तरीके से रगड़ते हैं कि शायद जो भी ऊपर लगा होगा उतर जाएगा। किस तरह ब्रश करना चाहिए? इतना जो जोर लगा के हम लोग ब्रश करते हैं वो ठीक होता है हमारे गम्स के लिए भी? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हम अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ आप जो है वो सॉफ्ट तरीके से ब्रश करें, ठीक है, टाइम लगा के ब्रश करें, ठीक है। आप अगर आराम से भी ब्रश करते हैं पीछे से आगे की तरफ, ठीक है, जिस तरह हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस तरह आराम से 2 से 3 मिनट लगा के अगर ब्रश करें तसल्ली से तो नॉर्मली उन लोगों के अंदर जो है वो हमने देखा है कि ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड होती है। किस तरह करना चाहिए? मतलब हम ये इस तरह नहीं, ब्रश कर इस तरह नहीं करने चाहिए। हम 45 डिग्री के एंगल के पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, वहां से हमें आइदर जो है आप सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के तरीके होते हैं जो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं। अच्छा, बहुत से मतलब लोग हैं सिर्फ हम आगे ब्रश कर लेते हैं, ना टंग को साफ करते हैं, ना ही अंदर वाले जो हमारे दांत होते हैं उनको भी हम साफ नहीं करते हैं, तो उसकी भी टेक्निक वही है क्या? टंग के लिए तो नॉर्मली आपके ब्रशेज में ही टंग क्लीनर इनकॉर्पोरेटेड है। आजकल अगर आप देखें ब्रश की बैक साइड पे टंग क्लीनर होता है, ठीक है, तो आप वो प्लीज जरूर किया करें। सब लोगों को मेरी एडवाइस है, लोग नहीं करते, उससे भी जो है वो आपके मुंह से जो है बदबू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हेलिटोसिस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, मतलब टंग को क्लीन नहीं करते, इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मुंह से बदबू आती है। जी, जिस तरह आपके दांत जो है अगर साफ नहीं होंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है। अच्छा। उसी तरह अगर आपकी टंग साफ नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे भी बैक्टीरिया ज्यादा होगा, ठीक है। और जब आपका बैक्टीरिया मुंह में कंटेंट ज्यादा रहेगा, आपकी एक टंग के ऊपर जो गंध है बैक्टीरिया का वो फूड है, ठीक है, तो वहां पे जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उस रिएक्शन से, ठीक है, उससे आपके मुंह से बदबू आती है। अच्छा, कोई और कॉजेज भी हो सकती हैं कि मुंह से बदबू आती है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमारी टूथ की इन्फेक्शंस होती हैं, अच्छा, ठीक है, उनके अंदर भी जो है वो नॉर्मली ये भी होता है कि पेशेंट्स जो हैं उस टाइम ड्यूरेशन में दर्द की वजह से ब्रश भी नहीं कर पाते, ठीक है, एक तो ये भी रीज़न होता है। दूसरा पस आना, ठीक है, उन इन्फेक्शंस में उसकी वजह से जो है वो बदबू आ सकती है मुंह से। तीसरा ये कि आप मुख्तलिफ किस्म की फूड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सही है, जो कि जो है उनके अंदर से आपको ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे जो है वो बदबू आ सकती है, ठीक है। इसीलिए नॉर्मली हम कहते हैं कि जो है वो आप जब भी कुछ खाएं तो आप रिंस करें, ठीक है, अपने मुंह को स्पेसिफिकली। और अगर आप स्टिकी फूड्स जो हैं वो खाते हैं, चिपकने वाली जो होती हैं, तो वो ज्यादा देर आपके दांतों पे रहती हैं, ठीक है, और वो ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं, आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है।
अच्छा, जो ओवरऑल ओरल हेल्थ की हम बात करेंगे, किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर हम अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। दांतों में अक्सर दर्द होना शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, इसकी क्या कॉजेज हैं इसके पीछे? इसके भी बहुत सारे कॉजेज हैं, ठीक है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो उससे भी ठंडा गर्म लग सकता है। अच्छा। अगर आप जोर जोर से ब्रश करते हैं और आपके दांतों के ऊपर जो है रगड़ पड़ गई है, ठीक है, उससे भी आपका ठंडा गर्म शुरू हो जाएगा। पुराने ज़माने में लोग जो है डेंटोनिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। वो एक डेंटल एब्रेसिव के तौर पे, यानी कि वो दांतों को रगड़ता है। तो इस तरह ही हम लोग अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल ब्रिसल्स वाला जो है वो लें, ब्रश लें और उसी से ब्रश करें, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिस तरह से जो है वो जिसकी वजह से मसूड़े जो है वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। सही है। जिनके एक तो ये कि ओरल हेल्थ जो है, जो लोग ब्रश नहीं करते प्रॉपर्ली या जोर जोर से ब्रश करते हैं, उनके अंदर ये ठंडा गर्म लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो अपने दांतों को रगड़ते हैं, ठीक है, इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली, ठीक है। स्ट्रेस फैक्टर जो है, रात को सोते हुए भी बहुत से लोग सोते हुए भी उसको हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं, टीथ ग्राइंडिंग जो होती है, ठीक है, सोते हुए भी होता है। और कुछ लोग जो हैं वो इंटेंशनली मॉर्निंग में भी करते हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन जो है उनको आइडिया नहीं होता कि वो कर रहे होते हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली वो कर रहे होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस कंट्रोल ही है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में वैसे ही जो है वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसमें भी जब आपके दांत रगड़ जाते हैं तो इनिशियली आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म जो है दांतों में लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा बुशरा, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई दांतों की प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ज़्यादातर स्केलिंग, वाइटनिंग, इसका बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि रिवाज बढ़ता जा रहा है। हर कोई डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमारी स्केलिंग कर दे दांतों की, हमारी वाइटनिंग कर दे दांतों की, ये है क्या? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम ये स्केलिंग या वाइटनिंग कराते हैं तो हमारे जो दांतों के ऊपर वाली लेयर होती है, होती है, वो खराब होना शुरू हो जाती है या वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगता है या बहुत से और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं, जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगी। एक्चुअली स्केलिंग जो है वो सिर्फ आपके मसूड़ों की सफाई है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पॉलिशिंग करते हैं उससे जो है वो आपके दांत जो है वो क्लीन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा है कि जो लोग हैं, WHO तो हमें रिकमेंड करती है कि एवरी 6 मंथ्स आप स्केलिंग जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है, सही है। और आजकल जैसे हमारी जो डाइटरी इनटेक है एक्चुअली, और जो हमारी ओरल हाइजीन मेजर्स हैं, जैसे कि हम अगर जितना हमारा प्रोसेस्ड फूड आजकल हम खा रहे हैं और उसके लिहाज से हम ना ब्रश करते हैं, ना फ्लॉस करते हैं, ठीक है, ना माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस में जो है हमारे दांत ज़्यादा जो है वो गंदे हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये कि शुगरी इनटेक, जिस तरह आप कह सकते हैं कि उसका जूसेस का हो गया, बेवरेजेस का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से भी, और आजकल नॉर्मली बहुत कॉमन हो गया है, पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी और जो है या इस तरह के फूड जो थे, हमारी डाइट जो है वो इतनी प्रोसेस्ड नहीं थी, ठीक है। आजकल तो हर चीज प्रोसेस्ड है, तो उसके लिए भी हमें ज्यादा जो है इस चीज का ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो पॉलिशिंग है, वाइटनिंग पॉलिशिंग, या फिर जिसको ब्लीचिंग भी कहा जाता है, स्केलिंग भी कहा जाता है, तो कितने अरसे बाद ये करा लेना चाहिए और ये मतलब ज्यादा खराब नहीं हो सकता है? अच्छा, इसका ये होता है कि ये पर्सन टू पर्सन भी कुछ चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। जिस तरह आपने बात की कि जो है एनामल की आपने बात की, ठीक है, कुछ लोगों में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एनामल नेचुरली वीक होता है। अच्छा, हाँ जी, तो उन लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ठीक है, और उनको रिपीटेडली ऐसे सेशंस नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है जो है घर में भी जिस तरह से जो है वो ब्लीचिंग की ट्रेज आ गई हैं, ठीक है, तो लोग वो लगाना शुरू कर दिया है, ऐसे कुछ मार्कर्स आ गए हैं, पेन जैसे वाइटनिंग कहते हैं, वाइटनिंग पेन्स आ गए हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंट कंटेंट होता है एक्चुअली, जो उसका एजेंट होता है ना, ब्लीचिंग का एजेंट जो होता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें, ठीक है, और उसके मुताबिक ही जो है वो आपको जो रिकमेंड करते हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि आपका कोई एक्सेस लॉस ना हो, जिस तरह से एनामल आपकी और डैमेज ना हो, ठीक है, सही है, इस लिहाज से। अच्छा, तो ओवरऑल हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और बच्चों के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो मीठा और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, उनकी जो ओरल हाइजीन है उसका किस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, 2 टाइम ही आपको ब्रश करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद
एक तो ये कि हमारी ये भी प्रॉब्लम है हाँ, कि हम सुबह उठते साथ ही पेशेंट्स हमारे आके ये कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही हमने ब्रश कर लिया। अगर आप जो है नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे तो आपका नेक्स्ट मील जो आपका लंच टाइम ऑलमोस्ट 2 या 3 PM है, हाँ। तब तक आपका मुंह बिल्कुल साफ रहेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मोस्ट द टाइम आपका जो है वो मुंह साफ रह रहा है, ठीक है। और नॉर्मली मैं तो डेंटिस्ट हूँ, तो मैं सेकेंड टाइम भी अगर कुछ खाती हूँ तो रिंस जरूर करती हूँ, ठीक है, कुल्ली जरूर करती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे मुंह में कोई चीज जो है वो ना रहे, ठीक है। हमारा बेसिकली यही पर्पस होता है कि जितना आपका मुंह साफ रह सकता है आप उसको साफ रखें। अच्छा, बहुत से लोग जैसे चाय का, कॉफी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से उनके दांत स्टेन आना शुरू हो जाते हैं दांतों के ऊपर, तो उसके लिए फिर क्या उनको करना चाहिए? हाँ जी, स्टेन का भी ऐसा ही है कि अगर माइल्ड सा स्टेन है, बहुत हल्का सा, तो उसको हम पॉलिशिंग से रिमूव कर देते हैं। अच्छा। अगर स्टेनिंग हैवी स्टेनिंग है तो फिर हम ब्लीचिंग पे जाते हैं, ब्लीचिंग के सेशंस होते हैं। अगर ब्लीचिंग के सेशंस भी हमारे सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते तो उसके बाद फिर हम जो है वो विनियर्स की ऑप्शन होती है हमारे पास, ठीक है। उसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आ जाता है, ठीक है। उसमें हम एक कवर सा लगा देते हैं बाहर वाली सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा। जिससे वो मास्क हो जाता है। लेकिन ये वो उस केसेस में होता है जिसमें आपकी जो स्टेनिंग है वो बहुत रेजिस्टेंट है, ठीक है, और बहुत हैवी स्टेनिंग है और ब्लीचिंग के सेशंस के बाद उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। नहीं तो अगर घर पे जो हमें देख रहे हैं अगर उनकी थोड़ी बहुत है स्टेन, तो उन्हें आप क्या कहेंगी? हाँ जी पहली बात तो ये कि थोड़ा सा जो है आपका जो इनटेक है चीज़ों का, ठीक है, ऐसे जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, फूड के अंदर, उसके अलावा कॉफ़ी, टी, चॉकलेट्स, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे आपके स्टेन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और आप थोड़ा इनको अवॉइड करें, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और उससे कंसल्ट करें, खासतौर पर डेंटल जो सर्जन है उनके पास जाना है, किसी भी एरी गैरी के पास नहीं जाना है, क्योंकि आपके मुंह का सवाल है। आपके दांत, अगर आपके दांत में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत प्रोलॉन्ग कर जाता है। डॉक्टर बुशरा गिलानी हमारे साथ मौजूद थी, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब, ओरल हेल्थ के हवाले से हम अब बात कर रहे थे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं लाहौर और उससे जुड़े शहरों के मसाइल और दीगर मामलात के बारे में भी। तालीम और शाऊर एक पढ़े लिखे मुआशरे की अक्कासी करता है। पढ़ा लिखा मुआशरा ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन भी है। इसीलिए तालीम को फरोग देने के लिए तालीमी इदारे कायम किए जाते हैं। और अगर बात की जाए शहर लाहौर की, तो यहाँ छोटी, बड़ी, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एक बड़ी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, जहाँ पर तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर में मौजूद तालीमी इदारे हर साल लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, लेकिन स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन ना होने की वजह से नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यहाँ तक कि एक हालिया सर्वे हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 4000 से ज्यादा PhD होल्डर्स जो है बेरोजगार हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दुनिया की पहली 500 यूनिवर्सिटीज में से लाहौर की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। और रिसर्च की बात कर ली जाए तो उसमें पाकिस्तान की कोई काबिल तारीफ कारकर्दगी हमें नजर नहीं आती है। तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के मामलात को रेगुलेट करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन मौजूद है, और ये इदारा पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदामात उठा रहा है। लाहौर में हायर एजुकेशन कमीशन के तहत कितनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, ये यूनिवर्सिटीज हर साल कितने ग्रेजुएट्स पैदा करती हैं, और लाहौर में जो मौजूद यूनिवर्सिटीज हैं वो कहाँ रैंक करती हैं। रिसर्च के हवाले से ये इदारे हमारे क्या काम कर रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां इमरान मसूद साहब हैं, कौन नहीं जानता है इन्हें, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आतिफ परवेज हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और आतिफ आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊंगी, और जनाब लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और दूसरा ये कि HEC से कितनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है लाहौर में जो मौजूद है यहाँ पर?
देखिए, एक तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की अपने इंट्रो में कि लाहौर में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं। लाहौर तो सदियों से गढ़ है तालीमी कह ले उस हवाले से। तो अब कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं चल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो, जब तक उसके पास चार्टर ना हो, वो ड्यूली रिकग्नाइज ना हो हायर एजुकेशन कमीशन से। और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि लाहौर में यूनिवर्सिटी वो खोल ले, और ये रवायत भी थी, रवाज भी था। लेकिन उस ज़माने में फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज जो है वो तकरीबन 150 या 60 साल पुराना एक इदारा है जो कि अब यूनिवर्सिटी बन गया है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आप ले लें, वो भी यूनिवर्सिटी है, वो भी अपना कई साल अपना पुराना है। तो हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब हो, दो किस्म के चार्टर्स होते हैं, एक फेडरल चार्टर है और एक सूबाई चार्टर है। सूबाई चार्टर वो सूबाई असम्बली देती है और उसके नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनती है और वो ऑपरेशन शुरू उसका हो जाता है, मतलब ऑपरेटिव हो जाती है वो। तो अब लाहौर में काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन हो गई है। लाहौर में तो अब ज़मीन भी नहीं रही, अब तो आपको आउटसाइड लाहौर जाना पड़ता है, रायविंड में या काला शिकागो, वो भी भर गया सारा। एग्जैक्टली। तो अब एक बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हो गई है PHEC में भी और हायर एजुकेशन कमीशन में भी कि भाई अब आप बांट के दें, ठीक है, इसको स्प्रेड आउट करें, और पूरे पंजाब में ये जानी चाहिए। अब सरकार ने हर ज़िले में एक खोल दी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खोली, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खोल दी, और हर ज़िले के हेडक्वार्टर पे एक 10 नई यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने खोली हैं। यूनिवर्सिटी खोलना अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी खोल के उसको सपोर्ट करना, उसको फंड्स देना, और उसमें सरकारी बात कर रहा हूँ, और उसको जो है वो चलाना और चलवाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन इमरान साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि हम लाखों की तादाद में हर साल ग्रेजुएट्स जो हैं वो पैदा करते हैं, लेकिन वो कंटेंट नहीं हम निकाल पा रहे, वो पैदा नहीं कर पा रहे। वो जब बाहर जाते, ग्रेजुएट्स होके जाते, तो नौकरियां नहीं मिलती हैं, मतलब वो पोटेंशियल ही नहीं होता है उनके अंदर, या हम उनको वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं जो उनको बाद में उनके लिए कारआमद साबित हो। आप 100% दुरुस्त बात कर रही हैं। हमारा भी ये इशू है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो मार्केट में उसकी रेलेवेंसी कोई नहीं है। तो क्या ही अच्छा हो कि स्किल्ड बेस्ड आप डिग्रीज पढ़ाएं, 4 साल आप प्रोग्राम जो बता रहे हैं। देखिए, बच्चा पढ़ता है, BBA करके जाता है, MBA करता है, बाहर जाता है, उसको अपनी वेबसाइट ही नहीं बनानी आती, उसको डिजिटल मार्केटिंग का ही नहीं पता, वो IT सेवी भी नहीं है, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो कैसे अपनी कंपनी खोले, कहाँ रजिस्टर कराए। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में, आपको पता है मैं यूनिवर्सिटी को हेड करता हूँ वाइस चांसलर, तो हमने अपने पावर कोर्सेज उसमें दे दिए हैं। अच्छा। हम ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज कोई बेहतर खास नहीं है। अच्छा। जो इंडस्ट्री को जो एंटरप्रेन्योर या बंदा चाहिए वो हम तैयार कर नहीं रहे हैं, और सरकारी यूनिवर्सिटी भी वो बंदा तैयार नहीं कर रही, प्राइवेट भी नहीं कर रही। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा काम अब शुरू हो गया है। इतनी बड़ी ये रियलाइजेशन अब आ गई हुई है कि तमाम यूनिवर्सिटियों ने अपना जो है ना उस तरफ अब गामजन हो गए हैं, मोल्ड कर लिया, और बच्चों को भी अब जरूरत है, बच्चे अब अपनी एप्स बना ले हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो प्लेसमेंट्स की जो आप बात कर रही हैं, इतना ज्यादा ग्रेजुएट निकलता है और उसको नौकरी नहीं मिलती, तो हुकूमत तो नौकरी नहीं दे सकती है। तो अभी जो ग्रेजुएट्स इन्होंने खुद से अपने कारोबार शुरू करने हैं, हाँ जी, जॉब इन्होंने अपना देनी है, जॉब सीकर्स ना ये बने। तो ये एक बहुत बड़ा एक कह ले एक कनेक्शन है एकेडेमिया का, पेरेंट्स का, इदारों का, हुकूमत का, पॉलिसीज का, निसाब का। उसके बाद इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी। तो एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, कॉमर्स, फिनेंस के इश्यूज, गवर्नमेंट का विजन, गवर्नमेंट की कमिटमेंट, ये सारी चीजें अलाइड हैं, और ये सारे एक ही पेज पे अगर आप आ जाएं। लेकिन एक हुकूमत कहती है कि भाई हमने तालीम में पैसा नहीं लगाना, तो तालीम फिर रुक जाती है। GDP का शेयर जो है, हम तो बढ़े ही नहीं 2.2 से आज तक। तो हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत पंजाब को तालीम की तरफ पैसा मुख्तस करना पड़ेगा। Exactly. और सिर्फ ये एक हुकूमत नहीं कहती है, कोई भी हुकूमत जितनी भी अभी तक आई है, किसी ने भी तालीम को फरोग देने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। आतिफ, आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर अभी भी लूप होल्स हैं? क्या हम अभी भी इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं? अभी भी हमें लगता है कि हमें तालीम को से पुश्त ही डालना चाहिए, क्योंकि तालीम में से ही हमारी जो नई नस्ल है वो परवान चढ़ेगी और हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब देखिए, लाहौर की बात की जाए तो 20 जो यहाँ पर निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर 3 जो है वो फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके साथ साथ सब कैंपसेस भी 3 मौजूद हैं,
और इसके साथ ऑनर्स करवाने वाले सरकारी कॉलेजेस और निजी कॉलेजेस भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी ये चल रहा है। तो हर साल लाखों ग्रेजुएट तो लाहौर से ही निकल रहे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन उनको आगे मार्केट में जॉब प्लेसमेंट या एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो हैं वो बच्चों को देती हैं कि वो एक सेमेस्टर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पर लगाएं, ताकि अगर उनको जॉब नहीं मिल रही तो उनकी ये कोशिश, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जॉब सीकर नहीं जॉब देने वाले बने। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसा मार्केट की नीड के मुताबिक नहीं हो रहा। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हर साल यहाँ से 50,000 के करीब बच्चा जो है वो ग्रेजुएट करके निकलता, ग्रेजुएशन करता है। इस तरीके से दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। हुकूमत में अब देख लें 60 अरब रुपया जो है वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को देना है। अब जैसे मियाँ साहब बता रहे थे, और ये पिछली गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था कि हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए। जी जी। लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ उनको पैसों की भी तो ज़रूरत है, पैसे उनके पास मौजूद नहीं है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनका 12 अरब का बजट है, इसमें से 3 अरब जो उनको डेफिसिट है। ठीक है। और अगर दीगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनको अखराजात पूरे करने के लिए भी अब फीसों में इजाफा करना पड़ रहा है और दूसरे एवेन्यूज़ जो हैं वो तलाश करने पड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो हर साल HEC की जानिब से जो बजट बढ़ना चाहिए था अब वो हो नहीं रहा। अब जो HEC ने बजट मांगा था वो 100 अरब था, लेकिन जो दिया गया वो 60 से 67 अरब के करीब जो है बजट मिला। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को फिर उसी मुताबिक ही पैसे मिलने हैं, और जब पैसे जितने मिलेंगे उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ ने काम करना। एग्जैक्टली, मतलब ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। अच्छा इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर खड़ी हुई है? ये रैंकिंग में हम कहीं पे भी नहीं आते। देखिए हमारे यहाँ हमारी भी रैंकिंग होती थी, पहले HEC करता था। अच्छा। XYZ की रैंकिंग होती थी, फिर पूरी दुनिया टाइम रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, उसमें हमारी रजिस्टर्ड हैं यूनिवर्सिटीज़। अच्छा। उनका नंबर भी आया है, और उनको अभी PHEC ने लाहौर में अवार्ड्स दिए थे जिसमें उन्होंने हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया था। अच्छा। एशियन जी एशिया में भी था। कम से कम ये फीलिंग तो है ना कि हमने उस मयार पे आना है। और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने आप को बेहतर करे, अपनी डिग्री की वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी रिकग्निशन, उसकी शोहरत उसको ठीक करे। बिल्कुल बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटी अपनी शोहरत ठीक नहीं करेगी वो डूब जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ खुद से ही मेहनत करती हैं बहुत ज़्यादा, ताकि उनका मयार, उनका जो नाम है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आए। अब यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे सरकारी सतह पे बहुत पुरानी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है, एक वो मदर यूनिवर्सिटी है, मदर चार्टर है, उसी से लोग रेफरेंस लेते हैं, लीड लेते हैं। तो मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मुकाबला जो प्राइवेट या सरकारी का मुकाबला तो चलो होता ही है कि अपना हर कोई अपनी अपनी वो रैंकिंग में करता है, लेकिन दोनों की इम्पोर्टेंस को फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे कवानीन बनाएंगे जो सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तलिफ हैं और प्राइवेट के लिए मुख्तलिफ हैं, और प्राइवेट सेक्टर का आप गला घोंट देंगे, इतनी सख्त आप ओवर रेगुलेशन करेंगे, ओवर पुलिसिंग करेंगे, वो कोई ऐसा कानून नहीं आप बनाएंगे जिससे वो फैसिलिटेट हो, क्योंकि सरकार तो एक दमड़ी नहीं देती प्राइवेट सेक्टर को, वो अपने पैसे खुद लगाते हैं। और एक यूनिवर्सिटी आजकल के दौर में बनाना अरबों का वो काम है, ये लाखों करोड़ों का भी नहीं रहा। तो वो फिर फीस तो लेते हैं वो, और फीस तो सरकार भी लेती है। हाँ जी। और वो सस्टेनेबल तभी बनता है जब, तो जो फीस लेता है ज्यादा उसको बुरा भला कहा जाता है इस माशरे में। हालांकि हमें मशकूर होना चाहिए तमाम इदारों का, सरकार हो या प्राइवेट हो, जो ये सर्विस दे रहे हैं, हमारे बच्चों को दे रहे हैं सर्विस। तो मेरी तो एक ये हमेशा से ये जंग भी रही है, रिक्वेस्ट भी रही है कि HEC हो। जी सर। बिल्कुल। बल्कि इसमें इंटरनेशनली कुछ ममालिक हैं, वहाँ पर वो देखा जाता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इतने फीसद उनके बच्चे जो ग्रेजुएट होके जा रहे हैं, मार्केट में उनको जॉब नहीं मिलती तो उनको पेनल्टी की जाती है कि आपके बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या है। तो ये भी एक तरीका कार है जिसके जरिए से यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी को जांचा जा सकता है। हमारे सिर्फ जो रिसर्च की जाती है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरियों तक महदूद रहती है। जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है उसके मुताबिक नहीं है कि जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं उनके मुताबिक रिसर्च की जाए, और जो
आप बात कर रहे थे मियां साहब कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंकेज होना चाहिए, ताकि लिंक होगा उनके दरमियान जो गैप है जिसकी वजह से रिसर्च भी उस तरह की नहीं हो पा रही कि मार्केट बेस्ड इतने मसाइल हैं जब हम देखते हैं। तो अब HED के जो सेक्रेटरी वो खुद कह रहे थे कि हर साल जो महकमे सरकारी हैं इनको फिजिबिलिटी डिज़ाइनिंग की मद में 70 अरब रुपया जो है वो देना पड़ता है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के सादा और तलबा को कहा कि अगर आप ये जिम्मेदारी लें तो ये 70 अरब जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ही जा सकता है। तो सादा को और बच्चों को उनके मुताबिक तैयार करना पड़ेगा कि जो मार्केट की डिमांड है उसके मुताबिक अगर तैयार किया जाए तो फंड्स भी जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आतिफ आपसे पूछना चाहूँगी, हम देखते हैं कि जैसे ही तलबा की डिग्रियों के हवाले से बहुत ज़्यादा कई मसाइल सामने आते हैं, जाली डिग्रियाँ बना दी जाती हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, नंबर्स की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बच्चे फिर एहतजाज करते हैं जाके HEC के बाहर भी। HEC उस चीज़ को फिर किस तरह प्रोसीड करता है, ऑपरेट करता है, और ये जो जाली डिग्रियाँ दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, उनको फिर किस तरह कैटर किया जाता है? जाली डिग्रियां उनको इस तरह तो नहीं कहा जा सकता। कुछ HEC और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कुछ रिक्विजिट होती हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी में शुरू करना है तो उसकी फैकल्टी, लैब्स और सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है उसकी इजाज़त दी जाती है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट शुरू कर लिए लेकिन HEC से उनको उस तरीके से इजाज़त नहीं मिली। तो जब वो तलबा उसमें रजिस्टर्ड हो गए और डिग्रियाँ भी हासिल कर ली और उनकी जब तस्दीक की बारी आई तो उनकी अटेस्टेशन नहीं हुई। तो ये मामला है जिसकी वजह से तलबा को भी एहतजाज करना पड़ा। लेकिन एक लंबे अरसे से अब ऐसा कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई, क्योंकि HED ने और PHEC ने भी इन सारे मामलात को जो है वो तेज़ किया है, क्योंकि ये शिकवा है यूनिवर्सिटीज़ का कि HED और PHEC की जानिब से जो रेगुलेशंस हैं वो इतनी सख्त हैं और वो जिनको पूरा करना भी बाज़ दफ़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे मामलात हैं और केसेस जो हैं वो PHEC में पड़े रहते हैं और उनकी मंजूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो अब ये मामलात जो है वो बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा इमरान साहब, हम रिसर्च की तरफ क्यों नहीं जाते? यहाँ पे बड़ा रिसर्च का लैक है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है? देखिए, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिसर्च से ही पहचानी जाती हैं और सारी दुनिया में रिसर्च होती है। कोविड आया लेकिन हम वैक्सीन नहीं बना सके, और जिन इदारों ने बनाई, चाइना ने बनाई, अमेरिका ने बनाई, वो सारा काम यूनिवर्सिटीज़ ही करती हैं, लैब वर्क होता है, लेकिन इसके पीछे फंडिंग होती है। अच्छा, फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं और सरकार जो है वो फंड देती है, आगे से यूनिवर्सिटी रिसर्च पे लगाती है। हम लोग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, हम लोग थीसिस तैयार करते हैं, और लेकिन हम कोई चीज़ इन्वेंट नहीं कर सके अभी। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सरकारी बहुत बड़ा इदारा है, और सरगोदा यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे सीडलेस ऑरेंज उन्होंने तैयार किया। अच्छा। उन्होंने फार्मर्स के लिए चीज़ें तैयार की, वो ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं होती हैं। तो जो अभी आतिफ बात कर रहे थे, रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी अगर वो अपनी कोई चीज़ खोलना चाहती है, मतलब वो पानी बना के बेचना चाहती है अपना मार्केट में, उन्होंने अपने प्लांट्स लगा लिए, अपना मिनरल वाटर बना लिया है, अगर एक उन्होंने लैब बना ली है, तो उनको जो पेपरा रूल्स हैं हमारे, या हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ठीक है, उनको इजाज़त नहीं देते कि उसको वो मार्केट कर सके। अच्छा, अब उस सरकारी यूनिवर्सिटी ने अपनी आमदन भी तो बढ़ानी है, क्योंकि सरकार अब ग्रांट्स देना बंद कर दी उन्होंने। सरकार ने ये कहा है कि जो आपकी फीस होगी वही आप उसको रिवॉल्व करके करेंगे। हाँ। तो पैसा फिर कम होता है, रिसर्च में जाता नहीं है। रिसर्च के लिए आपको लैब्स चाहिए, इंक्यूबेटर्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपको बेशुमार आपको चीज़ें चाहिए। तो शायद पैसा रिसर्च में नहीं जाता, बल्कि पैसा ब्रिक एंड मॉर्टर में लग जाता है। कमरा बना दिया, AC लगा दिया, कुर्सी फर्नीचर लगा दिया। लेकिन इसकी बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, जो गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी ये है कि अब पब्लिक हो, प्राइवेट हो, इदारे हों, रेगुलेटर्स हों, सबको ये पता है कि रिसर्च के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। और यूनिवर्सिटीज़ में देखें ना, अभी पूरे पाकिस्तान में 210 से ज़्यादा कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ जी, और पंजाब में भी शायद अब 62 यूनिवर्सिटियाँ हैं, बढ़ रही हैं। हमें मजीद यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। और पंजाब हुकूमत ने 10 यूनिवर्सिटीज़ कायम करने का ऐलान भी तो किया है। जी, वो अभी तो किया उन्होंने, 15 प्रपोज हैं, प्रपोज है, पाइपलाइन में भी आ रही है सारी चीज़ें। लेकिन मसला फिर वो ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी उनको फंड्स कहाँ से मिलेंगे? HEC की जो शर्त है कि 3 साल उस यूनिवर्सिटी को कायम हुए
हो जाए तो फिर उसके बाद HEC जो है वो फंडिंग देता है। उससे पहले जो है सूबाई लेवल से और अपने तौर पर जो यूनिवर्सिटी को फंड्स जनरेट करने होते हैं और वो सारे मामलात को देखना होता है। तो शुरू वाली यूनिवर्सिटीज़ जो नई यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है यहाँ पर। मतलब एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आतिफ भी इस बात को सपोर्ट करेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जाता है वो कॉलेज से आता है। हाँ। तो कॉलेज नर्सरी है यूनिवर्सिटी की। जी बिल्कुल, समझ रही हैं आप? हाँ, तो कॉलेज को भी तो ठीक करना है ना। एग्जैक्टली हाँ, बुनियादी नहीं ठीक होगी तो 11वीं 12वीं पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, अब तो ADB भी आ गया, 4 साल भी प्रोग्राम आ गया, एनुअल से हम सेमेस्टर सिस्टम पे आ गए हैं। वो जो सरकारी टीचर है उसको भी तो तैयार करना है आपने। फिर उन कॉलेजेस की नर्सरियां हैं, स्कूल्स, तो स्कूल्स को भी बेहतर हमने करना है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो बच्चे का सफर है पहली जमात से लेके PhD तक, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अब जिम्मेदारी जो मियां साहब के पास है, क्योंकि दोनों कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल जो हैं, तो ये अब आप भी बेहतर कर सकते हैं इस चीज को। मैं मशकूर हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को, उन्होंने मुझे चेयरमैन CM टास्क फोर्स बनाया, जिसमें दोनों वजारतें आती हैं। और इस पे मैं पहले भी 97 में भी था मैं चेयरमैन टास्क फोर्स। तो मैंने गो स्कूल्स पकड़े थे, जाली डिग्री पकड़ी थी, बूटी माफिया, उसके बाद वगैरह वगैरह पकड़ा था। तो अब ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो मैंने दो वजीर तालीम है हमारे, एक स्कूल के और एक कॉलेज के, दोनों मेरे दोस्त हैं। दोनों को मैंने कहा कि वी विल ऑल वर्क टुगेदर। ऐसे जो इश्यूज हैं जिसका क्विक सोल्यूशन है, एक तो ग्रैंड प्लान चल रहा है ना सबका, स्कूलों का भी और कॉलेजेस का भी। तो दोनों ने इत्तेफाक किया मुझसे और हमने कहा कि हम एक खास एरिया पे हम काम करेंगे, निसाब पे काम कर लेते हैं, या फंडिंग पे काम कर लेते हैं, या नया कानून बन रहा है लेजिस्लेशन, उस पे हम काम कर लेते हैं। तो अगर हमारी मेहनत से या मेरी मेहनत से या आप लोगों के मशवरे से अगर एक अच्छा कानून भी हम बना गए ना, अगर तो समझे कि आपका काम हो गया। उसका बहुत इम्पैक्ट होगा, उसका आपको दूरस नताइज मिलेंगे। आपकी रेगुलेशन भी हो जाएगी, आपकी फैसिलिटेशन भी हो जाएगी, प्रोटेक्शन भी हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें हथकड़ी, सजा, उसके बंदिशें ही बंदिशें हैं, फिर वो सस्टेनेबल ही नहीं रहता है। तो प्रमोशन के लिए आपने बिल्कुल इसकी मियां साहब की बात को इससे सेकंड किया जाएगा कि जो सरकारी इदारे हैं, वो कॉलेजेस हों, स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर इतनी जो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, तलबा को कैटर करने के लिए जगह नहीं है। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है, ये गवर्नमेंट का जो हेल्पिंग हैंड है और इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हमारे HEC के हवाले से हमने बात की है कि ये इदारा क्या क्या काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ मियां इमरान मसूद साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और आतिफ परवेज ने भी हमें ज्वाइन किया था। आतिफ, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क में जारी सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, जो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं ना, उनसे निमटने के लिए सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से इकदाम करने चाहिए थे, जो कि अभी तक तो हमें नजर नहीं आए हैं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद सियासी दर्जा हरारत में कमी थोड़ी सी देखने को में आई, और कुछ दिन आराम के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से सियासी मैदान में धुआंधार बैटिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इमरान खान की जानिब से सूबाई और कौमी असम्बलियों से इस्तीफा देने के हवाले से भी खबरें गर्दिश में हैं, और जिसके बाद पंजाब के तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे देने शुरू भी कर दिए हैं। इस हवाले से हमने देखा कि गुज़श्ता रोज इमरान खान की जेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का इजलास भी हुआ जमान पार्क में लाहौर में, और जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और वज़ीर आला KP महमूद खान भी इजलास में शरीक हुए। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून पंजाब में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाने के बारे में भी आसिफ अली जरदारी के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं, और कल उनका भी जनाब सीनियर जो लीगी क़यादत है उनके हवाले से
लाहौर में ही इजलास भी हुआ था। और नून लीगी रहनुमाओं का तो ये कहना है कि नून लीग किसी सूरत भी असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देगी। तो क्या सिनेरियो बनता है, तमाम तर आइनी और कानूनी तरीक़ेकार किसके पास मौजूद हैं, सियासी जमातों का आइंदा का सियासी जो लायामल है क्या होने वाला है, किस सूरत हाल की तरफ हमारी सियासत जाने वाली है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब अयाज अमीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अयाज साहब, हमने देखा कि पीटीआई तो कह रही है कि बज़िद है हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है, तोड़नी है, लेकिन नून लीग दूसरी तरफ ये कह रही है कि हम तो टूटने नहीं देंगे असम्बलियाँ। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मूव्स और चालें हैं, आप इन्हें जो नाम भी दें। मेन इशू जो है वो कुछ और है। मेन इशू है कि मुल्क की हालत क्या है। हाँ जी। इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे बैठी हुई है और उसे डर है कि और मजीद खराब होगी। सियासी तातुल पूरे मुल्क जो है उस सियासी तातुल के लपेट में है और आगे जाने का रास्ता नहीं है। जो पीटीआई ने ये मूव का ऐलान किया है वो तो ये है कि इस जमूत को तोड़ा जाए और हालात ऐसे बने कि इलेक्शन हो, इसलिए नहीं कि इलेक्शन कोई मेला होगा या उस पे वो पींगे चढ़ेंगी और बड़ा मजा आएगा, इसलिए कि इलेक्शन ही एक जरिया है कि आपको एक ऐसी हुकूमत मिल सकती है जिसकी अवामी तायीद हो। और हम ये देख रहे हैं कि बगैर ऐसी हुकूमत के जो फैसले करने चाहिए सियासत और मईशत को ठीक करने के लिए, कमजोर हुकूमत जो है जैसे कि आजकल है वो कर नहीं सकती। तो इस तनाजुर में आप देखिए ना कि मुल्क जो है क्राइसिस, डेडलॉक और स्टेलमेट का शिकार है। इसे निकालना कैसे? वो एक ही जरिए है कि कोई फ्रेश मूव हो, कोई नई चीज हो, हम आगे की तरफ जाएं, अवाम से पूछें कि अवाम क्या चाहती है। ये मसला है इस मुल्क का। एग्जैक्टली अवाम के ऊपर ये जो है छोड़ देना चाहिए फैसला, वो क्या करती है और किस तरह के होने चाहिए। तो पीटीएम जमातें क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं अवाम के बीच में जाना चाहते हैं लोग? डर, खौफ कि फेंटी पड़ जाएगी, मार पड़ जाएगी, वो सूरत हाल पैदा होगी जो पंजाब के बाई इलेक्शंस में हुई थी। वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो 7-8 कौमी असेंबली की नशिस्तों पे इलेक्शन के नतायज थे। ये डर ना होता तो बिल्कुल मैदान में आके ललकारते पीटीआई को, पर कर नहीं सक रहे ना। वो कह रहे हैं कि बस ये सिस्टम चलता जाए, हम ये अगस्त तक करेंगे। अब कई गुजरा है, उन्होंने ये शोशे छोड़ने कर दिए हैं कि असेंबलीज की मुद्दत जो है बढ़ाई भी जा सकती है, 6 माह हो सकती है। जो सबसे बड़े आईनी जो माहिर हैं बरसगीर के राना सनाउल्लाह खान, वो कहते हैं कि जी 1 साल तक भी बढ़ सकती है। तो ये सारी परेशानी अंदर से दिल में जो खौफ और डर है उसकी निशानियां हैं। नहीं तो आप एक हुकूमत लाते हैं, हुकूमतें नाकाम होती हैं। बरतानिया जो है इस साल चौथा वजीर आजम है, 3 आए 3 गए, चौथा आ गया और काम जो है आगे चल रहा है। तो जब नहीं यहाँ पे आप चल रही तो फिर सोचना चाहिए कौम को कि करना क्या चाहिए, सियासी लीडरशिप को सोचना चाहिए। पर आप कह रही है ना कि पीडीएम क्यों नहीं ऐसा करती, क्योंकि जब दिल जो हो खौफ और डर का शिकार हो तो फिर आप कहते हैं कि बस ऐसे ही है, हम चुमटे रहे, हम इम्तिहान में ना पड़े, अपने आप को इम्तिहान में ना डालें। लेकिन अयाज साहब, नून लीग की जितनी भी क़यादत है या पीटीएम की जितनी भी क़यादत है वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद भी है और पुरजोश भी है कि हम असम्बलियों को नहीं टूटने देंगे, हमारे पास अभी भी ऑप्शंस मौजूद हैं, हम गवर्नर राज लगा सकते हैं या फिर हम परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल मज़े खेज बात है ना। अब तक तो ये फप्तियां कसते थे कि इतना इलेक्शन का शौक है पीटीआई को तो अपनी असेंबलियां क्यों नहीं डिसॉल्व करते। अब जब डिसॉल्व हो रहे हैं तो कह रहे हैं हम वो लेके आते हैं। अदमे इत्माद की तहरीक अब पंजाब में लाएंगे तो उससे होगा क्या? एक तो ये है कि परवेज इलाही की हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत है वो कुछ और दिन इक़्तिदार में रहेगी, वो तो नहीं जाएगी ना। तो उससे क्या नुकसान पड़ता है पीटीआई को? और उनके पास 186 मेंबर जो होने चाहिए
तहरीक को वो कामयाब कराने के लिए वो है नहीं, तो एक हफ्ते में वो दम तोड़ जाएगी। मतलब है कि जब चौधरी परवेज इलाही इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं, आप उन्हें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन की और मोहलत दे रहे हैं। ये कहाँ की हिकमत अमली हुई? और पीडीएम या नून लीग की तरफ से ये कौन सी अक्लमंदी का मुजाहरा? बिल्कुल ऐसी। अयाज साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार है, उनका भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। सलमान साहब, जो मैंने अयाज साहब से सवाल किया है वो ये आपसे करूंगी कि क्यों नहीं जो जमातें हैं, पीडीएम जमातें इलेक्शन की तरफ, आम इंतखाबात की तरफ आ रही हैं? क्योंकि मरकज में और जमात है, बाकी सूबों में और जमातें हैं, अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं, एक पेज पे हम नहीं आ रहे और जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं एक पेज पे आ जाते, क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ आ जाते हम? देखिए, पीडीएम का मौकफ तो आप पीडीएम से जानेंगे, लेकिन पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल से दो चार है, जिस गंभीर माशी सूरत हाल से पाकिस्तान दो चार है, उसमें चाहिए तो यही है कि वाक़तन कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ पेशरफ की जाए और पाकिस्तान के अंदर एक नए मैंडेट की हामिल हुकूमत वजूद में आए जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। लेकिन आपने जो बात कही, इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले इंतखाबात के नतीजे में कोई एक पार्टी चारों सूबों में और मरकज के अंदर जो बस इक़्तिदार आए? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त सूबों के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें मौजूद हैं और मुख्तलिफ हुकूमतें एक बहरानी कैफियत से दो चार है। लेकिन जिस तरह की सूरत बनाई जा रही है और जिस तरह असम्बलियों के खात्मे की तरफ पेशरफ्त की जा रही है, क्या आने वाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमतों को एक राह दिखाई जा रही है कि अगर किसी पार्टी के सियासी मकासद हासिल ना हो तो वो असम्बलियां तोड़ दे? मैं समझता हूँ जब तक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज किसी एक मामले पे बैठ के इत्तेफाक राय ना करें और कबल अज़ वक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कि आज की सूरत हाल में असम्बलियां तोड़ने के बाद जिस तरह के इंतखाबात होंगे, उसके बाद जो बनने वाली हुकूमतें हैं, क्या गारंटी की जा सकेगी कि वो वाक़तन पाकिस्तान के अंदर जो बहरान दरपेश है उस बहरान का हल तलाश कर लिया जाए? देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस को पहले मिलके बैठना होगा और आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए कुछ लाइन्स ड्रा करनी होंगी, कुछ इस्लाहात करनी होंगी, ताकि ये ना हो कि आने वाले इंतखाबात के बाद फिर जो इंतखाबात हारने वाले हैं वो दोस्त और दादली की बुनियाद के अंदर फिर पाकिस्तान के अंदर एक नई कैफियत तारी करे। आज का पाकिस्तान बार बार इस तरह की सूरत हाल का मुतम्मल नहीं हो सकता। लेकिन सर, ये जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, सियासी बहरान चल रहा है, इसका आखिरी हल तो यही लगता है ना कि सब लोग बैठे और एक चीज के ऊपर फैसला कर लें कि इलेक्शंस करवाने हैं, और इस साइड पे अगर आ जाए तो क्या ही हर्ज है? अवाम के लिए सोचना चाहिए हमें फिर। देखिए, ये बात तो आप दुरुस्त कह रही हैं, यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज मिलके नहीं बैठेंगी और पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगी, तो उस वक्त तक इंतखाबात आज़ादाना नहीं होंगे और फिर इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है और जो लोग इंतखाबात हारेंगे वो फिर एक दोस्त और दादली की बुनियाद पर नई एक कैफियत तारी कर देंगे। पिछले 10 साल से यही हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम में ऐसा माइंडसेट वजूद में आ गया है जो ये सिर्फ ये चाहता है कि मैं अगर इक़्तिदार में हूं तो ठीक है, और अगर मैं इक़्तिदार से आ जाऊं तो वो असम्बलियां और वो हुकूमतें जो है वो दोस्त और दादली की पैदावार है। देखिए, पाकिस्तान ने अगर आगे की तरफ जाना है तो फिर कुछ फैसले बैठ के करने होंगे कि पार्लियामेंट जो है वहां पर बैठ जाए, और या कोई देखिए इस वक्त तो कहा जा रहा है कि सियासी अदम मुदाखलत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। यही तो मसला है सलमान साहब कि हम लोग बैठ नहीं रहे, एक पेज पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। सलमान साहब, दोबारा से आपकी तरफ आऊंगी, अयाज साहब की तरफ जाना चाहूंगे। अयाज साहब, आपने भी पूरा एनालिसिस सुना सलमान साहब का, आपका क्या कहना है? क्या पीटीआई इस तरह प्रेशर बिल्ड कर पाएगी आम इंतखाबात के लिए, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, और जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि हमें एक पेज पर इकट्ठे होना चाहिए, अवाम के लिए हमें अब काम करना चाहिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए? मैं तो ये आपका साउंड जो है वो कुछ आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, तो मैं जनाब सलमान गनी के फरमुदात आला से महरूम रहा हूँ सुनने से, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंकि दोस्त हैं और हम इनके
जो ख्यालात हैं वो हम सुनते रहते हैं, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इन्होंने क्या फरमाया होगा। ये क्या कह रहे हैं कि वो सारे इकट्ठे और एक पेज पे और फलाने हो जाएं और ये हो जाएं। जी जी। अच्छा, तो मतलब है कि आप आजम स्वाति के साथ आजम स्वाति वाला सलूक करें, शहबाज गिल को मिसाल बनाएं, और आपने जो है वो इस किस्म के आप चीजें करते रहे और फिर कहें हमें एक पेज पे बैठना चाहिए। जो मौकफ है, मैं तर्जुमानी पीटीआई के नहीं कर रहा, पर वो पीटीआई तो ये कहती है कि इन सारों के ऊपर तो बड़े बड़े इल्जामात और करप्शन के ऐसे स्कैंडल्स हैं जो पाकिस्तान की तारीख में जो है कभी इतने बड़े स्कैंडल्स नहीं गढ़े गए। तो इनसे कौन सी बात की जा सकती है? और ये लाई गई हुकूमत है, ना कि किसी आम इंतखाबात के नतीजे में आई है। अब ये गवर्नमेंट को देखना है। तो फिर अयाज साहब हल क्या है? फिर यही तो बात है, अगर ये लाई गई हुकूमत है, फिर अवाम इस सारे सिनेरियो में सिर्फ अवाम पिस रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है, हमारे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मरकज में हुकूमत और है, सूबों में हुकूमत और है। किस तरह फिर ये सारा कुछ चलेगा? नहीं तो आप देखिए, आप बात जब जमहूरियत और पार्लियामानी डेमोक्रेसी की करते हैं, जब एक चीज ना चल रही हो तो यू गो बैक टू द पीपल, यू गो बैक टू द। जब वहां पे इंतखाबात बरतानिया में होते हैं तो वो लेबर या अपोजिशन से बैठ के नहीं करते। जब वो टर्म पूरी होती है, ये क्राइसिस होता है, तो वो कहते हैं हाँ भाई हम आम इंतखाबात कराएंगे। तो इसमें कौन सा मुजायका है? अगर हाँ ये बात है, आपको डर लग रहा हो, आपने पहले एक दो मर्तबा मौके जो हों, जो आप कहते हैं ना अवाम अवाम अवाम, अवाम ने तो कई दफा फैसला सुना दिया है। ये जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए थे, मैं ये रिक्वेस्ट टू द पीपल नहीं था, तो उसका क्या नतीजा निकला? तो बात ये कि आप चलें, आप इलेक्शन नहीं कराते, तो फिर आप अपनी हुकूमत की कारकर्दगी तो बेहतर करें। एग्जैक्टली, यही तो बात है कि वो 4 साल ही जो पीटीआई की 4 साल की कारकर्दगी को बेहतर करने आए थे, नून लीग की क़यादत जितनी भी थी और पीटीएम जमाते थे। ये 7 महीने में क्या इन्होंने हशर किया? एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का ट्वीट भी हमारे सामने आया। उन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है। तो इस हवाले से किस तरह की चीजें हैं, ये मैं सलमान गनी साहब से पूछना चाहूंगी। सलमान साहब, क्योंकि नून लीग यही कहती थी कि हम इक्तदार में आएंगे तो हम जितनी भी कारकर्दगी है पीटीआई की वो सामने लेकर आएंगे और जो मुल्क को संभालेंगे, बचाएंगे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब यही कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, नंबर एक तो आपने याद साहब को सवाल किया और आपने अपनी बात की कि जी शायद मैंने कहा है कि 1 पेज पे, 1 पेज नहीं, बात है कि 1 पेज पे जो हुकूमत थी और जो ये कहती नजर आ रही थी उसका हशर तो आपने देख लिया है। और दूसरी बात है, याद साहब ने कहा कि ये हुकूमत तो लाई गई है। मेरे ख्याल से शायद मुझे सुनने में मुगालता हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी अच्छा, चले, बहरहाल वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, बात है कि पाकिस्तान में मुआशी गिरदाव में क्यों फंसा है। जिस तरह की बात आज मिफ्ता इस्माइल साहब इस हुकूमत के बारे में कर रहे हैं, तो माजी की हुकूमत के बारे में शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब की पॉलिसियों के बारे में भी यही कहते नजर आए थे कि उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो फेयर इलेक्शन जिस तरह का पाकिस्तान में इंतखाबात होता है उसमें नहीं होगा। इसमें आपको कुछ न कुछ चीजें तय करनी होंगी। ये ना हो कि आने वाले इंतखाबात के नतीजे में ये जो मकबूलियत का बुखार एक चढ़ा हुआ है, कल को फिर जो रिजल्ट आएंगे तो फिर दूसरी पार्टी इलेक्शन नहीं मानेगी। इसलिए कि माजी के अंदर 10 साल से जो इलेक्शन होते आ रहे हैं, एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि जी मैं इक़्तिदार में हूं तो ठीक है, दूसरा इक़्तिदार में आएगा तो गलत है। तो बात यह है कि जी ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए, और जब तक के लोग अपने अंदर जान पैदा नहीं करेंगे और पाकिस्तान के अंदर वाकईतन सियासी तब्दीली यकीनी नहीं बनेगी, पाकिस्तान ने इस तरह की माशी सूरत से दो चार रहेगा। लिहाजा जब तक आप बैठकर कुछ मामलात पे इत्तफाक राय, मैं इत्तफाक राय का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, ना इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम होता है। दुनिया के अंदर तो जो इलेक्शन होते हैं, जैसी मिसाल दी जा रही है बरतानिया की, वहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो सिस्टम ऐसे बना दिया गया है कि अगर मैं नहीं हूँ
तो वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी असेंबलियां पाकिस्तान के लोग चलाने के लिए बनाते हैं, ना कि तोड़ने के लिए बनाते हैं। ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर तजियाकार हैं अयाज अमीर साहब भी हमारे साथ। लेकिन अयाज साहब, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, इस तरह की शौकत तरीन साहब भी अपने इक्तदार में स्टेटमेंट देते थे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे लास्ट पे? देखिए, वो जो मिफ्ता कह रहे हैं या बाकी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान की डेली हालत बड़ी खराब है। बिल्कुल। अब खामखा के हम नारे हम मारते रहे वो और चीज है। और ये आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा साल आप इक्तदार से चिमटे रहने चाहते हैं, आप में इतनी सलाहियत हो तो बेशक आप ऐसे करें, पर 7 महीने में प्रूव हो चुका है कि आपकी वो सलाहियत नहीं है। ठीक है अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सीन तजियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से हम बात कर रहे थे कि सियासत में आगे क्या होने वाला है। अब मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।